हेलो, हो गया उनमें। लास्ट टर्न पे बात कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन की, तो मैंने आपसे बोला भी था कि थोड़ा सा आप लिख कर लाएंगे उसको। चलिए, ये सब हम लोगों ने कर लिया है। स्टार्ट कर रहे थे पहले पॉइंट से। देखो बेटा, बातचीत बंद करो। हो गया बहुत बातचीत। हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री को डिफाइन करने के लिए आया था। किसको आया था? ज्योमेट्री को। अब अगर बात की जाए कि कब कब हाइब्रिडाइजेशन होगा और कब नहीं होगा, उसके लिए कुछ पॉइंट्स थे जो हमको पढ़ने थे और याद करना था। हाइब्रिडाइजेशन कौन से ऑर्बिटल कर सकते हैं? पहला, जो हाफ फिल्ड हो, जो फुल्ली फिल्ड हो वो भी करेंगे, और जो खाली है यानी कि एम्प्टी है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी तक आपके रिस्पेक्ट में हाफ फील्ड आपको ऐसे नजर आ रहा था, फुल्ली फील्ड वाले ये हैं, और खाली वाला मामला कुछ ऐसा है। ये सारे के सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में। यानी हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फील्ड, फुल्ली फील्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो सकते हैं। अच्छा, एक बात बता दीजिएगा, क्या लास्ट टर्न पे इतनी बात हो गई है कि हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें करना है तो बॉन्ड बनाने से पहले करना पड़ेगा, यानी कि ओवरलैपिंग करने से पहले जो प्रोसेस है उसे क्या बोल रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन। डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स को मिक्स करके हम उनको सेम एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं सर। तो अगला है सर, ये सब नोट किया है ना आपने? अगला पॉइंट है सर, अगर ऑर्बिटल जो मिक्स करने हैं उनके लिए लिखा है ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम, यानी कि पहले तो जो ऑर्बिटल लेना वो सेम एटम के लेना, उसके बाद उस सेम एटम के अंदर सेम शेल के, सेम शेल मतलब एन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। लिख लो वहां पर, क्या सेम होना चाहिए? एन। एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी आप वहां पे हाइब्रिडाइजेशन करा पाएंगे। अब सर, अगर मान लीजिए आपने 2s और 2p लिया, तो क्या n का वैल्यू सेम है? यहां पर देखो, n का वैल्यू क्या है? सेम है। तो इसका मतलब s और p को मिक्स किया जा सकता है। एक s और एक p को मिक्स किया तो हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलेंगे? sp। एक s दो p ऑर्बिटल को मिक्स किया तो sp2। एक s और तीन p को मिक्स किया तो sp3। यानी अभी नाम की बात कर रहे हैं कि आप किनको मिक्स करेंगे तो क्या नाम आएगा। तो बोला गया, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल को मिक्स करोगे तो sp, एक s दो p ऑर्बिटल को मिक्स करोगे तो sp2, एक s और तीन p ऑर्बिटल को मिक्स करोगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। ऐसे ही सर, अगर हमने यहां पर भी n की वैल्यू को 3 3 3 यानी कि क्या ले रखा है सबके लिए? n सेम ले रखा है सर, तो इसका मतलब हम 3s 3p और 3d को मिला सकते हैं। हम क्या कभी नहीं करेंगे? 3s और 2p को मिलाकर हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे सर, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या सेम होना चाहिए? n का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यार 3s लिया, 3p लिया और 3d लिया, सब सेम है। अगर एक s, 3p और एक d, अब सुनना, यहां पर हम ये नहीं कर सकते कि हमने p दो ले ले, पहले s और p हो चुका होगा, उसके बाद हम आगे से एक एक करके d उठाएंगे। तो एक s, 3p और एक d ऑर्बिटल लिया तो sp3d, दो d ऑर्बिटल लिए तो sp3d2, तीन d ऑर्बिटल लिए तो बोलेंगे sp3d3। और इन दोनों प्रोसेस में एक बात कंफर्म है कि दे हैव सेम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर है मामला? इसके बाद आगे लिखा है, बट इन सम हाइब्रिडाइजेशन, यानी कुछ जगहों पे जो है वहां क्या करते हैं हम? n-1d को भी यूज कर लेते हैं। n-1d का मतलब, अगर मैंने यहां पर DSP बनाया है, क्या बनाया है? DSP, तो देखना सर, मैंने क्या लिया है? 3d ऑर्बिटल लिया है, 4s लिया है और 4p लिया है। तो क्या अब n की वैल्यू डिफरेंट हो गई है यहां पे? तो हमने क्या किया,
एक डी ऑर्बिटल लिया, एक डी ऑर्बिटल लिया है, इसको मिक्स किया एक एस ऑर्बिटल के साथ, और इसको मिक्स किया एक पी ऑर्बिटल के साथ। एक एग्जांपल करके दिखा दे रहे हैं। अगर इस प्रकार से मिक्सिंग की तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, DsP2, या सॉरी DsP हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हैं। ये एक एग्जांपल के रूप में लिखा है, DsP, DsP2 और D2sP3। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर D पहले लिखा है तो मतलब कहां से लिया गया होगा, n-1 से। अगर D बाद में लिखा है तो कहां से लिया गया होगा, n से। क्लियर है मामला। जैसे अगर मैं तुमसे यहां पे कहूंगा कि अगर कहीं लिखा है DsP2 तो बताओ कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स हुए होंगे अंदाजे के रूप में, तो कौन सा सेट सही होगा। क्या मैं बोल सकता हूं 3D, 4s और 4p, ये सेट सही होगा या गलत होगा, सही होगा, क्योंकि हमने D अगर पहले लिखा है तो हमने क्या n-1D से ले लिया है, यहां हमने ns और np से लिया है। और ये केवल और केवल कुछ केसेस में काम आएगा, यानी कि जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे आगे चल के कक्षा 12 में, तब हम इसका यूज करेंगे। अभी हम इसी से काम चला लेंगे अपना, ठीक बात है ना। तो यहां लिख लीजिएगा कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको देखने को मिलेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जिनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहा जाता है। आराम से उतार लो उसको। और इनके बारे में ही लिखा हुआ है कि इनके पास क्या होता है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसी के लिए लिखा है। उसके बाद जो नीचे पॉइंट लिखा है ये नंबर 3 है सर, ये वाला पॉइंट नंबर 3 है। तो पहला सवाल पूछा गया, हाइब्रिडाइजेशन कराते समय ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, बोले हाफ फिल्ड चलेगा, फुल फिल्ड चलेगा, वैकेंट ऑर्बिटल चलेगा। दूसरा, हाइब्रिडाइजेशन जब कराएंगे तो कौन कौन से एनर्जी लेवल वालों को करा सकते हैं, बोले जनरली n का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि अगर हम 2s का हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं तो 2p के साथ कराएं, ना कि 3p के साथ। 3s का करा रहे हैं तो 3p के साथ कराएं। अगर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिक्स किया तो sp बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। एक s 2p ऑर्बिटल मिक्स किए तो sp2, एक s 3p ऑर्बिटल मिक्स किए तो sp3। ऐसे ही यहां पर है 3s 3p और 3d लिया गया, n का वैल्यू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एक s 3p और एक d लिया तो sp3d, एक s 3p 2d ऑर्बिटल लिए तो sp3d2, एक s 3p और 3d ऑर्बिटल लिए तो sp3d3। अच्छा, आपका मन करेगा कि सर 4d ऑर्बिटल लेकर sp3d4 बना दो, बात समझना, जो एग्जिस्ट नहीं करता है उसको नहीं लिखा गया है। यानी ऊपर के केस में क्या वैल्यू सेम होनी चाहिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होना चाहिए। इसके बाद बोले कुछ हाइब्रिडाइजेशन ऐसे हैं जिनमें d अगर पहले लिखा है, DsP, DsP, D2sP3, इनमें क्या किया जाता है, इनमें n-1d ऑर्बिटल यूज किया जाता है। यानी कि 3d को यूज कर सकते हैं 4s और 4p के साथ। ये कहां पढ़ने को देखने को मिलेगा, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है। तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया आपका। इसका मतलब n की वैल्यू सेम होने का मतलब समझ रहे हो, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल होने चाहिए। बोलो भैया, 2s और 2p की एनर्जी क्या होगी, नियरली सेम होनी चाहिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 कहते हैं कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो फॉर्म हो सकते हैं, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर है मामला। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखिएगा, पहला एग्जाम्पल है, अगर हमने एक s ऑर्बिटल लिया और एक p ऑर्बिटल लिया तो जो हम बनाएंगे उसे हम बोलेंगे sp
हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या नाम देंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। लेकिन ये कितने बनेंगे, जितने मिक्स किए हो उतने बनेंगे, यानी कि कितने बनेंगे सर, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पूरा लिख सकते हैं कि 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। ऐसे ही अगर आपने एक s और 2 p ऑर्बिटल मिक्स किए तो बेटा इसका मतलब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसका नाम क्या होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुआ। कितने फॉर्म हुए, 3, क्योंकि आपने टोटल 3 ऑर्बिटल मिक्स किए थे। ऐसे ही अगर आपने एक s और 3 p ऑर्बिटल मिक्स किए, एक बात समझना, s एक ही लोगे क्योंकि s शेल में एक ही s ऑर्बिटल होता है। p में हमारे पास ऑप्शन है क्योंकि p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो आप एक भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। तो अगर आपने पूरे तीनों यूज कर लिए तो जो बनेगा उसका नाम है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा। कितने फॉर्म होंगे, 4, क्योंकि टोटल 4 ऑर्बिटल मिलाए गए। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन से ऑर्बिटल को मिक्स करके कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल का याद रखना सर कि नंबर जो है वो डिपेंड करेगा कि आपने कितने प्योर ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग की है वहां पे। तो बड़े आराम से तुम ये काम कर सकते हो, इसमें कोई ज्यादा चक्कर नहीं है। इसके बाद जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनका नाम तो अलग अलग हो सकता है लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन सेम रहता है सर। क्योंकि आपके मन में होगा कि सर हमें s ऑर्बिटल तो गोला बनाना आता है, p ऑर्बिटल में डंबल बनाना आता है, d ऑर्बिटल में डबल डंबल बनाना आता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के अलग अलग तरीके से नजर आएंगे। जवाब है नहीं। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसको हटा दें इधर वाले को, ये नोट कर लिया है, तो यहीं बगल में लिखिएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। बीच में पढ़ाया है आपको, इसमें 2 लोब होते हैं, एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब। तो जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं। क्लियर है बात। और इसको आप किसी का भी नाम दे सकते हैं, यानी कि sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, नाम कुछ भी हो, रिप्रेजेंटेशन यही रहेगा। क्लियर है बात। अब अच्छा, इनके पास अगर इलेक्ट्रॉन है तो जैसे हम लोग डब्बे में इलेक्ट्रॉन दिखाते थे वैसे अब हम यहां इलेक्ट्रॉन दिखाने लगे। बोलो भैया। पहला पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर दिमाग में आया कि यहां पर बोला जाता है कि ये जो बड़ा वाला लोब है ये ज्यादा डायरेक्शनल है, बोलेंगे मोर डायरेक्शनल इन नेचर। तो अगर ये ज्यादा डायरेक्शनल है तो इसका मतलब जब भी हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल HO से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब भी हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करने जाएगा, किसमें पार्टिसिपेट करेगा, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करे। ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या, वो अब सिग्मा बॉन्ड बनाने जा रहा है। बोलो बेटा। हाइब्रिड ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादातर केसेस में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करने जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करने जाएंगे। तो सिग्मा बॉन्ड का जब वो फॉर्मेशन करने जा रहे होंगे उस समय हम उनकी ओवरलैपिंग इस प्रकार से दिखाएंगे। मान लीजिए ये हाइब्रिड ऑर्बिटल किसी s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है
तो बड़े लोब से ओवरलैपिंग दिखाई जाती है। अगर यही हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा किसी के पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है तो पी ऑर्बिटल का शेप जैसा है वैसा ही रखिए उसको, और यहां पे हम इस प्रकार से ओवरलैपिंग दिखाएंगे, ध्यान रखिएगा। यानी कि ओवरलैपिंग की जो डायरेक्शन है वो लार्ज लोब की तरफ से होती है, ठीक है। अब ओवरलैपिंग का एक नाम होता है, दो एस ऑर्बिटल ओवरलैप करते थे तो एस एस ओवरलैपिंग बोलते थे। एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता था तो एस पी ओवरलैपिंग बोलते थे, यही तो कर रहे थे। दो पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे थे तो पी पी ओवरलैपिंग बोल रहे थे। तो अब हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो नाम है वो डिसाइड करेगा ओवरलैपिंग क्या हो रही है। जैसे अगर मैंने कहा कि ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 है तो ये गोले वाला ऑर्बिटल अपने आप ही कौन सा है, एस ऑर्बिटल। बोलो भैया। तो इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो बेटा यहां पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये अभी पढ़ा है तुमने। ओवरलैपिंग का नाम क्या होगा, तो बोला जाएगा sp2 एस ओवरलैपिंग। बात समझ में आ रही है कि नहीं। बस नाम अब आने लगेगा कि कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है वो आपको लिखना पड़ेगा। मान लीजिए यहां पर मैंने लिख दिया कि ये कोई sp2 ओवरलैप है, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सॉरी। तो ये तो आप सबको पता है कौन सा ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल। तो इसका मतलब है कि अब हम अगर बोलेंगे तो हम इसे बोलेंगे ये sp2 p ओवरलैपिंग, sp2 p ओवरलैपिंग, या कल को sp3 p ओवरलैपिंग है, sp3 s ओवरलैपिंग है, तो वो पता होनी चाहिए आप। बस वहां जहां s था यार, अब एक आदमी का नाम बदल गया तो उसका बदला हुआ नाम लिखना पड़ेगा आपको। और बॉन्ड फॉर्मेशन में बन क्या रहा है, सिग्मा बॉन्ड, ये ध्यान रखना है आप। इधर का मामला हटा देंगे। अब ये रिप्रेजेंटेशन अगर इतना आपको आ गया है तो एक छोटी सी बात और है, कल को दो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में भी ओवरलैप कर सकते हैं, अलग अलग एटम के। भाई दो एटम अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन हुआ और वो आपस में भी क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो अगर इस तरीके से ओवरलैप किया और इसका नाम मैंने लिखा है sp2, इसका नाम लिखा है sp2, तो इस ओवरलैपिंग को मैं क्या बोलूंगा, sp2 sp2 ओवरलैपिंग। अब सुनो जरा, अपनी कॉपी में चले जाओ ओवरलैपिंग वाले पोर्शन पे, जल्दी से पहुंचे जहां आपने टाइप ऑफ ओवरलैपिंग लिख रखी है। उसमें जब आप कोएक्सियल ओवरलैपिंग लिख रहे थे तो पॉइंट नंबर 3 पर हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग लिखाई है या नहीं लिखाई है, देखो मिला तुम्हें, मिला। वहां sp2 s ओवरलैपिंग, sp3 s ओवरलैपिंग लिखाया है, और बोला था जब पढ़ाएंगे तब ये क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। अरे भाई पहली ओवरलैपिंग पढ़ी ss ओवरलैपिंग, दूसरी पढ़ी pp ओवरलैपिंग, और उसके बाद एक तीसरा पॉइंट तुमने नहीं लिखा है वहां पे, हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग यही वाली कैटेगरी तो है, बस केवल अब हम तुम्हें डायग्राम से रिप्रेजेंट करा रहे हैं इसको। क्लियर है मामला। और कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहां पे, याद रखिएगा हर हालत में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। चलें सर, नीचे लिखिएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, एन एटम मतलब कोई एक एटम है, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम कैन ओवरलैप, कैन ओवरलैप विद प्योर, विद प्योर
S and P orbital, S and P orbital of another atom, of another atom and form always sigma bond, and form always sigma bond, and this type of overlapping, and this type of overlapping is an example of, and this type of overlapping is an example of कोएक्सियल ओवरलैपिंग। भैया अगर सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो ये ओवरलैपिंग हमेशा किस कैटेगरी में आएगी? कोएक्सियल, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कोलेटरल ओवरलैपिंग कभी करते नहीं है। वो एक केस है बेंजाइन का जो बताया था हमने, अरे बोलो ना यार, बोला था एक केस बताएंगे बेंजाइन का जो कोर्स में नहीं है तुम्हारे अभी, तो याद रखना है हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी ओवरलैप करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। इसी के नीचे अगला पॉइंट लिख लीजिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एटम, hybrid orbitals of different atom can overlap with each other, can overlap with each other always form sigma bond, always form sigma bond with coaxial overlapping, with coaxial overlapping। ब्रैकेट में लिखिएगा एक्सेप्ट EXCEPT, एक्सेप्ट बेंजाइन, BENZYNE, बेंजाइन को छोड़कर। क्लियर है मामला? वहां पर एक डायग्राम बनाइएगा, बेंजाइन नहीं पढ़ाया हमने आपको ना, ठीक है, केवल सुनना है आपको। इस साल आपके पास केवल वो डायग्राम होना चाहिए कि यहां पर बाकी सब जगह सिग्मा बॉन्ड बनाएगा एक्सेप्ट बेंजाइन। बेंजाइन में क्या होता है देखिएगा, आप सबने पढ़ रखा है कि ये आपका बेंजीन होता है। बोलिए सर, बेंजाइन अगर है तो यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक बात। और ये कंफर्म है कि ये वाला बॉन्ड कौन सा है? पाई बॉन्ड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कहा जाता है कि ये जो पाई बॉन्ड बना है केवल इस केस में sp2 ओवरलैपिंग से बना है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है कक्षा 11 में? याद रखना है, समझना कुछ भी यहां पर नहीं है सर। यानी केवल बेंजाइन के केस में sp2 ओवरलैपिंग यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? पाई बॉन्ड। अदरवाइज ये हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। यानी कि ये एग्जांपल है जब दो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप कर रहे हैं? कोलेटरल ओवरलैपिंग है। ये कैसी ओवरलैपिंग है? कोलेटरल ओवरलैपिंग। किसकी है? 2sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। ये एक एक्सेप्शन है, केवल दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कोलेटरल ओवरलैपिंग करते हैं, कोलेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और केवल किस केस में? ओनली द केस ऑफ बेंजाइन। बात समझ में आ रही है? इतना याद रखना है। और बेंजाइन एक हाईली अनस्टेबल चीज है, ये एक इंटरमीडिएट है। कैसा है? एक इंटरमीडिएट। अभी अपने कोर्स में ये नहीं है, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख लेना है। कल को अगर किसी ने पूछ लिया कि यार क्या दो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके कभी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, तो तुम कहोगे हाँ वो एक केस पढ़ाया है बेंजाइन वाला, उसमें बनाते हैं। ठीक है ना? कैसे बनाते हैं बोले ये अपने को नहीं पता है, उसकी अभी जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात याद रखना, इस पाई बॉन्ड की बात की है हमने,
जितने ये व्हाइट वाले पाई बॉन्ड है ये सब प्योर पी ऑर्बिटल के ओवरलैप से बने हैं, बोलो भैया। और इसमें पी पी ओवरलैपिंग है कोलेट्रल वाली, लेकिन यहां पर कौन ओवरलैप कर गया? हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से लिखा रहे हैं। चले भैया, इसके बाद बात करते हैं, यहां तक तो बात समझ में आ रही हो। अब सर इसके बाद आपको ये नहीं पढ़ना है, ये पढ़ा चुके हैं। नोट करिएगा, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का कैलकुलेशन हमको देखना है। यानी कि हम कैसे बता पाएंगे कि इस फलाने एटम का हाइब्रिडाइजेशन ये है। पढ़ने के लिए तो पढ़ लिए कि आर एस पी होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, sp3d होता है, sp3d2 होता है। लेकिन मन में सवाल ये है कि भैया हमको कैसे पता चलेगा कि sp है, sp2 है, sp3 है कि sp3d है? उसकी बात करते हैं। क्या देखना है सर? जब भी आपके पास कोई सेंट्रल एटम होगा जिसका आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने जा रहे हैं, सेंट्रल एटम के लिए आप कौन सी वैल्यू निकालेंगे? एक्स की। एक्स का मतलब उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे वो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और कितना उसके पास लोन पेयर बाकी है। लोन पेयर क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। क्लियर है मामला? अब सर अगर आपने यहां से एक्स की वैल्यू निकाल ली तो एक्स की वैल्यू या तो 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी या 7 आएगी। बोले आपको याद रखना है, अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। 3 आएगा तो sp2, 4 आएगा तो sp3, 5 आएगा तो sp3d, 6 आएगा तो sp3d2 और 7 आएगा तो sp3d3। ध्यान रखिएगा, यानी याद करना है। क्या देखोगे? सेंट्रल एटम का लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, इतना ध्यान रखना है। और अगर उसका सम 2 आता है तो sp, 3 आया तो अच्छा 2 से स्टार्ट है तो तुम्हें याद रखना है 2 के लिए sp होता है, उसके बाद याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। भाई 3 आया तो क्या sp लिख दोगे क्या? नहीं, sp2। 4 आया तो sp3। अच्छा अब 4 आया sp3 तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, sp4 नाम की कोई चीज नहीं होती क्योंकि p ऑर्बिटल 3 ही होते हैं। तो बोले 5 आया है तो बोले sp3d, 6 आया है sp3d2, 7 आया है sp3d3। आराम से निकाल ले जाओ। बात समझ में आई? बस एक बात नीचे लिख लीजिएगा कि जो लोन पेयर है वो केवल कौन से वाले कंसीडर किए जाते हैं? लोकलाइज्ड। कौन से वाले बेटा? लोकलाइज्ड लोन पेयर। लोकलाइज्ड लोन पेयर का मतलब क्या कहा गया? कि आपका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा लोन पेयर कौन से लेने हैं? हमेशा लोकलाइज्ड। और नीचे लिख लीजिएगा कि लोन पेयर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। चले भाई, जैसे देखो जरा कुछ एग्जांपल लिखते हैं। वाटर ये बनाया, CH4, मीथेन ये बनाया सर,
SO2 ये बनाया। अच्छा ये बताओ ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। कितने बॉन्ड बनाया है? 2 बॉन्ड। जितने बॉन्ड बनाएगा उतने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यानी उतने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। तो 6 में से 2 यूज हो गए तो कितने बचे? 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो क्या यहां 2 लोन पेयर होगा सर? यहां आएंगे, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड बना रहा है, चारों के चारों गए। सल्फर के पास 6 होते हैं, 4 बॉन्ड बना रहा है, यानी 1 लोन पेयर अभी बाकी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहां लिख दूं Fe(F2), देखना बेटा, तो क्या जेनॉन जो है वो इनर्ट गैस है, उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने बॉन्ड बना रहा है? 2, यानी कितने बचे? 6। तो 6 बचे तो हम उसको 3 लोन पेयर के तरीके दिखाते हैं। क्लियर बात? अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या पहला वाला जो केस है 2 सिग्मा 2 लोन पेयर है, बोलो भैया, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई? 4। और अगर x 4 आया है तो क्या ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सर? sp3। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इधर आइए सर, 1 2 3 4। क्या ये 4 सिग्मा और एक भी लोन पेयर नहीं है, यानी 0 लोन पेयर का केस है, यानी x का वैल्यू यहां भी 4 आया। अरे सेम हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप याद रखना, आप हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालते हो? सेंट्रल एटम का। तो सेंटर पे एटम कौन दिख रहा है? कार्बन। तो मैं बोलूंगा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहां पर? sp3। क्लियर बात? सल्फर के केस में आते हैं सर, केवल सिग्मा बॉन्ड देखने, पाई से कोई लेना देना नहीं है सर। तो क्या ये जो केस है वो 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर का केस है सर? तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो x का वैल्यू क्या 3 आएगा, यानी कि सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। आराम से निकाल पा रहे हैं आप? इधर आते हैं बेटा, क्या ये 2 सिग्मा बॉन्ड है, यानी ये केस है 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर का, यानी x बराबर 5। तो मैं बोलूंगा जेनॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब सुनिए सवाल क्या आएगा। डायग्राम तुम्हें बनाना आता है, हमें बनाना नहीं आता है। अरे बोलो भैया, तुम्हारे पास अगला सवाल ऐसे नहीं कि तुम हाँ हाँ बोल दिया करो हर बात में। अब तुम ये बताओ, तुम्हारे पास एक बात आएगी कि अच्छा मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, यानी कि अब हमें अगली कहानी सिखाओ कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, तभी तो हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। आप पहले इतनों को देख लीजिए, स्ट्रक्चर देखकर आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। एक बात सुनिएगा, एक टर्म आया है कि लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व ना हो। बात समझना, सिर्फ सीधी सी बात याद रखना, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। दिखा आपको? लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, प्रेजेंट। अगर ये कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो हम कहेंगे हमारा लोन पेयर किस में इन्वॉल्व हो गया? रेजोनेंस में। ऐसे लोन पेयर को हम किस में इन्वॉल्व मानते हैं? इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ये टाइप है कि कौन कौन से लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहते हैं। पहला टाइप, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन अगर कहीं मिला तो ऐसा लोन पेयर हम रेजोनेंस में इन्वॉल्व मानेंगे। तो अच्छा ये बताओ, अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो हम तो यहां वही लेते थे जो इन्वॉल्व ना हो। लिखा है ना लोन पेयर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इसका मतलब हम ऐसे लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे। अगली कहानी देखना बेटा, अगर कभी आया लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और यहां लिखना वैकेंट ऑर्बिटल, ये पूरी केमिस्ट्री में आपको परेशान करेगा, इसलिए आप इसको याद कर लेंगे तो सबसे बेटर है, सारी समस्याएं खत्म।
लोन पेयर सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल या तो p हो सकता है या d हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ऐसा लोन पेयर अगर है तो हम उसको भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व मानते हैं, यानी इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो ऐसे लोन पेयर को हम कंसीडर नहीं करते, इतना याद रखिए। ठीक है ना? यानी कि जो लोन पेयर अपनी जगह पे नहीं है उसकी वजह से उसे रखने की कोई जरूरत नहीं, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये दोनों केसेस कॉन्जुगेशन के हैं कि कब कॉन्जुगेशन होगा और कब कॉन्जुगेशन नहीं होगा। अगर कल को कोई पूछे कि रेजोनेंस क्या होता है, बोले ये तो अभी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कहीं दिख रहा है मतलब रेजोनेंस है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल कहीं दिख रहा है मतलब रेजोनेंस है। बात समझ में आ रही है? अब वैकेंट ऑर्बिटल आपको डी वाला कहां मिलेगा सर? वैकेंट डी ऑर्बिटल तभी मिलेगा जब आपके पास थर्ड पीरियड का एलिमेंट जुड़ा होगा। कौन से पीरियड का? थर्ड पीरियड। आपने इतना पढ़ रखा है कि आपको पीरियड वाइज एलिमेंट याद होने चाहिए, पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ाई गई है आपको। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब उसके पास जरूर वैकेंट ऑर्बिटल रहा होगा और ऐसा लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया होगा। अरे बोलो ना यार। तो हम उसे कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करें। इतना उतार लिया है तुमने इधर का? देखिएगा, बढ़िया सवाल है सर, मजा आ जाएगा आपको। मजा तो खैर आपको क्या ही आएगा, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से करा रहे हैं। बातचीत मत करो, नहीं ऐसा पढ़ा देंगे नहीं समझ में आएगा। देखना भैया, एक स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर ये है। हमने कार्बन की जगह उसके बड़े भाई सिलिकॉन को ले लिया है ना? कहें शिव जी सुनो पार्वती, तो सिलिकॉन आता है कार्बन के बाद, तो हमने ले लिया। इसकी अगर बात करेंगे तो इसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? ये सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इस ग्रुप को बोलते हैं मिथाइल। ये सिलिकॉन है, इस ग्रुप को बोलते हैं सिलिल ग्रुप। क्लियर बात? अब सुनते जाइएगा जरा। एक बात बताइए, कार्बन क्या सेकंड पीरियड का एलिमेंट है? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में। इसका मतलब कार्बन 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास रख नहीं सकता। और एक चीज मैंने आपको पढ़ाई है कि सेकंड पीरियड एलिमेंट, कौन सा पीरियड? सेकंड पीरियड एलिमेंट अगर है तो सेकंड पीरियड एलिमेंट की मैक्सिमम कोवेलेंसी, याद करिए बताया है या नहीं, मैक्सिमम कोवेलेंसी केवल कितनी हो सकती है? 4। मतलब वो टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। चाहे वो कोवेलेंट बनाए और चाहे वो कोऑर्डिनेट बनाए, मिला के 4, 4 के ऊपर नहीं। तो क्या कभी नाइट्रोजन आपको 5 बॉन्ड बनाता नजर आएगा? नहीं सर। और कुछ बातें रट्टा मार लीजिए। क्या? सेकेंड पीरियड में जो लोग आपको बार बार परेशान करें उनको उठा के एक जगह पे लिख लीजिए। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एफ, बवाल खत्म। जब भी ये आएंगे ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है। ये ज्यादा से ज्यादा कितना बॉन्ड बना पाएंगे? 4।
यानी इनको लेकर कभी हम 5 बॉन्ड बनाने की बात नहीं सोचेंगे। क्लियर है मामला। उसके बाद बोला गया कि अगर थर्ड पीरियड एलिमेंट है या फोर्थ पीरियड एलिमेंट है तो वो अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी को 4 से कहां तक ले जा सकता है, 6 तक, यानी कि वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। ठीक बात। ये जो लोन पेयर है सर, कार्बन इस लोन पेयर को रखने की कोई जगह उसके पास नहीं है, क्योंकि कार्बन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। कार्बन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का। लेकिन साहब सिलिकॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का। इतनी तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि जब कार्बन सेकेंड है तो कहें शिवजी सुनो पार्वती, तो भाई 2 के बाद 3 आया, यानी सिलिकॉन जो है वो कौन से पीरियड का हुआ, थर्ड पीरियड का। अब अगर सिलिकॉन थर्ड पीरियड है तो ये पहले तो कार्बन की देखा देखी 4 बॉन्ड बना लिया, लेकिन अब ये क्या 4 बॉन्ड में रुकेगा, जवाब है नहीं। सिलिकॉन के पास होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल। लिखा है वैकेंट ऑर्बिटल किसके पास होगा, डी वाला, थर्ड पीरियड वालों के पास। तो इनके पास होता है क्या, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये यहां पर प्रेजेंट है वैकेंट। बढ़िया सवाल है सर, एक बार देख लेंगे तो कभी पूछा भी जाएगा तो आप अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे वहां पे। अब मुझे ये बताइए, ये वाला लोन पेयर कैसा है, मैंने लिखा है लोकलाइज्ड होना चाहिए। क्या ये रेजोनेंस में जाएगा, नहीं, क्योंकि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और आगे कुछ है नहीं। तो ये कैसा लोन पेयर है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है। ये कैसा लोन पेयर है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो सर अगर ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है तो मैं x बराबर जब लिखूंगा तो क्या 1 2 3 यानी 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर लूंगा या नहीं लूंगा। तो x का वैल्यू कितना मानूंगा 4। और अगर x 4 है तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखा जाएगा यहां पर, sp3। अरे बोलो ना भैया। लेकिन यहां एक समस्या है, देखिएगा, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल आ गया या नहीं आ गया, यानी ये लोन पेयर कहां जाएगा, रेजोनेंस में। जो लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया, ये किस में गया, रेजोनेंस में गया साहब। जो लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया हम उसको कंसीडर नहीं करते। तो अब जब हम यहां कैलकुलेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x बराबर 3 सिग्मा। बोलो भाई, इस लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे। तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन इस केस में कितना हो जाएगा, sp2। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। वरना ज्यादातर लोग इस सवाल में क्या गलती करते, एक लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, हर केस में ऐसा नहीं होता है। कुछ केसेस हैं जो आपको याद करा दिए जाएंगे तो आपको उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बना लीजिए सर बढ़िया से। क्वेश्चन लिखिएगा, मैं बताऊं, सुनो, उतारने से पहले। अभी कुछ उतारे नहीं हो ना इसमें, कोई बात नहीं, नीचे लिखो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ट्राइमेथिल एमाइन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ट्राइमेथिल एमाइन is sp3 is sp3 but इसमें sp3 है, ट्राइमेथिल एमाइन। ये है सर ट्राइमेथिल एमाइन, दिख रहा होगा 3 मेथिल है और एमाइन तो है ही है। तो ट्राइमेथिल एमाइन में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज sp3। बट इन केस ऑफ ट्राई, इधर देखो, ट्राई, और इसको क्या बोलोगे, मेथिल ना, सेलिल एमाइन। बट इन केस ऑफ ट्राई सेलिल एमाइन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज sp2। वाई, इसी को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग यहाँ।
बात समझे या नहीं? ट्राई मेथिलमाइन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, जबकि ट्राई सिलिल एमाइन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, जबकि देखने में दोनों आदमी एक जैसे नजर आ रहे हैं। रीजन क्या बोलोगे इधर बताओ? ज्ञान अपनी जगह है, आदमी दिमाग लगाता रहेगा, मेन मेन बात बताओ, एक का तो याद ही रखोगे ना। बोलोगे ट्राई मेथिलमाइन में नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। वो कैसा लोन पेयर है? लोकलाइज्ड लोन पेयर। लोकलाइज्ड मतलब जो एक जगह रहता हो। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन की कैलकुलेशन में हम उसे कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए sp3 आया। ट्राई सिलिल एमाइन में नाइट्रोजन का लोन पेयर किसमें इन्वॉल्व है? रेजोनेंस में। किसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ, क्योंकि सिलिकॉन थर्ड पीरियड एलिमेंट है। तो अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो ऐसे लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करते, केवल 3 सिग्मा बॉन्ड के हिसाब से निकाल रहे हैं, इसलिए क्या आ रहा है? sp2। क्लियर है मामला? छाप लीजिए अपने हिसाब से। बहुत मतलब ये एक सवाल है, बात समझ रहे हैं? तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के बाद आप जहां फंसेंगे ये वो जगह है जहां फंस जाएंगे, तो आप इसको ध्यान रखिए। बात खत्म। और ये याद रखना है x बराबर 2 आएगा अगर x क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। x क्या है बेटा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। किसका सिग्मा किसका लोन पेयर? बोले जिसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने जा रहे हो, जिसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने जा रहे हो। जनरली हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालने जाते हैं? सेंट्रल एटम का। किसका? सेंट्रल एटम का। बोले भाई साहब अगर x बराबर 2 आया तो sp3 आया, sp2 4 आया, sp3 5 आया, sp3d 6 आया, sp3d2 7 आया, sp3d3। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। किसी ने कहा x क्या है? बोले सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। बोले बस इतना याद रखना, लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सामने बात आएगी फिर कि तुम्हें कैसे पता चलेगा लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है या नहीं। बोले देखो हम इतना तो देख लेते हैं, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अगर है तो वो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन की कैलकुलेशन में नहीं लेना है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड वैकेंट पी या डी ऑर्बिटल है तो उसे कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करना है। बात खत्म हो जानी। और ये जरूर नोट कर लीजिएगा, सेकेंड पीरियड एलिमेंट का मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना? 4। थर्ड और फोर्थ पीरियड के एलिमेंट की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी? 6। क्लियर है? इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जैसे Cl, उसको बाद में अलग से पढ़ा देंगे। एक एक दो लोगों के चक्कर में पूरी कहानी को खराब नहीं करना है। सर ऐसे समझिएगा, एक Cl है जो थर्ड पीरियड एलिमेंट है, बोलो भैया, लेकिन जब हम उसके ऑक्सी एसिड बनाते हैं तो 7 वैलेंसी भी शो करता है जैसे HClO4। बात समझ रहे हैं? तो कोई हमारे पास ना लेके आए कि सर वो Cl वाले में आपने कैसे काम करेगा। जनरली बताया जा रहा है कि 6 तक होता है। अब इसके बाद बात करेंगे स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। तो कॉपी में हेडिंग डालिएगा, हाउ टू राइट स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ गिवन स्पेशीज। स्पेशीज इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल भी आ जाएगा बेटा और आयन भी आ जाएगा। ठीक बात। स्ट्रक्चर, एक बात बताओ, दो बातें तो पहले ध्यान रखनी है, मतलब ये पहला पॉइंट है। क्या? स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाते समय ध्यान रखेंगे सेकेंड पीरियड एलिमेंट बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन F, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाना है। थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड एलिमेंट है, Cl है, Br है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। कहां तक जाते हैं? 6 तक। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अब अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चर बनाएं कैसे, तो उसके लिए इन्होंने यहां बगल में क्या लिखा, देखते चलना। टर्मिनल एटम का मतलब बताओ? किनारे हो, जो कहां हो? किनारे हो। अगर टर्मिनल एटम हाइड्रोजन है तो सिंगल बॉन्ड बनाओ। वन का मतलब कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। बोलो अंकल।
तो अब ये बताओ, हाइड्रोजन है और हेलोजन है, एक्स मतलब हेलोजन, एक्स में कोई भी हो सकता है यहां पर, एफ, सी एल, बी आर या आई। अगर हेलोजन किनारे है तो हम हमेशा कैसा बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल। अगर ऑक्सीजन और सल्फर किनारे हैं तो कैसा बॉन्ड बनाएंगे, डबल। अगर नाइट्रोजन किनारे है तो कैसा बॉन्ड बनाएंगे, ट्रिपल। क्लियर है मामला। अब इन्होंने लिखा एग्जाम्पल XeO2F2, देखते चलना जरा, अभी जितना पढ़ाया है सिर्फ उस पर बात कर रहे हैं। XeO2F2 को लेकर आए, जेनॉन। जब बॉन्ड बनाने जाओगे तो ये भी तो ध्यान रखोगे कि सामने वाले के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इनके पास, 8। कितने हैं, 8। सर अगर 8 है तो 2 फ्लोरीन एटम है, उनके साथ क्या बनाओगे, सिंगल बॉन्ड। अभी पढ़ के आए हो, हेलोजन किनारे पे होगा। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, सीधा फंडा, जितने बॉन्ड बनाए हैं उतने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। 2 2 4 और 2 6, कितने बचे, एक लोन पेयर आ गया। क्लियर है मामला। अच्छा, खत्म नहीं हुआ अभी। एक बात ये बताओ, तुमने ये कहा कि ये तुमको कैसे पता चल गया कि जेनॉन सेंटर पे है? हमारा मन है हम ऑक्सीजन रख दे, हमारा मन है हम फ्लोरीन रख दें। तो जब भी पेपर में आपको दिया होगा तो इस तरीके से जब दिया होता है तो इसका मतलब ही होता है कि पहला एटम ज्यादातर केसेस में वो क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है। तो यहां याद रखिएगा, जो फर्स्ट एटम लिखा होता है वो क्या होगा सर, सेंट्रल एटम होगा, जनरली ज्यादातर केसेस। ठीक बात, खत्म नहीं हुआ सर, ये तो बना लिया आपने। अब एक बात समझिएगा, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है उसे बॉन्ड पेयर बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसे लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ये वो टर्म है बेटा जो बार बार हम लोग भारी भरकम शब्द मार के तुमको हमेशा क्या करेंगे कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज रखेंगे कि कब ये बोल दिया, कब ये बोल दिया। तो मैं वो सारे टर्म तुम्हारे सामने रख रहा हूं। पहला टर्म आएगा बॉन्ड पेयर। क्या टर्म आएगा, बॉन्ड पेयर, सीधा सा फंडा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे इलेक्ट्रॉन का पेयर जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करे उसे क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर। क्लियर है बात। अब आप कोवेलेंट बोलो तो भी चलेगा और कहीं कहीं पे कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या, डेटिव लिख दे, जगह कम है, डेटिव बॉन्ड बोलेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट आता है सर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। इसी को कई बार बोल देते हैं लोन पेयर। तो क्या ये आपकी समझ में आ रहा होगा, बॉन्ड बनाने में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उन इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर। क्लियर है मामला। तो बोलेंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग तो समझ ही जाओगे, कोवेलेंट और डेटिव बॉन्ड वाली हो रही है। इसे नहीं छापना है, इस पे आना है सर। सबसे पहले एक बात बताइए, सवाल पूछा गया कि ये बताओ कितने यहां पर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सुनते तो जाओ, दुनिया कहेगी तुम जाके बना लो, बनाओ बनाओ नहीं, जितने बॉन्ड बने हैं उतने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगे होंगे। कितने बॉन्ड बने हैं, 1 2 2 4 और 2 6, 6 बॉन्ड अगर बने हैं तो क्या 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर लगे होंगे। बस वो इलेक्ट्रॉन के पेयर तुम ऐसे बनाते हो कि ये जेनॉन का हो गया लाल वाला, देखो भाई, और ये फ्लोरीन का हो गया व्हाइट वाला, यहां ऑक्सीजन का हो गया मान लो। तो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहां पर,
आपको दिख रहे होंगे 4 4 8 2 10 2 12, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन यानी कि डिवाइडेड बाय 2 यानी 6, तो इज इक्वल टू 6 तो है। आप सीधे सीधे बोलोगे कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कितने बॉन्ड वहां पर फॉर्म हो रहे हैं। ठीक बात, दूसरे वाले में तुम निपट जाओगे, रुके तो रहो। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, और आंखें खोलो, थोड़ी सी और खोलो, थोड़ी सी और, 2, 1 मिनट सुन तो लो, सुन तो लो। यहां क्या लिखा है? हो गई बातचीत, इधर आओ, अब सीखने का टाइम है सर। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर, बात समझिएगा। अगर लोन पेयर को बोला जा सकता है, लोन पेयर को बोला जा सकता है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर लिखा है मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया गया होगा लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, हम उसे ले लेंगे सर। आइए एक बात बताइए, फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। हेलोजन फैमिली में सबके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो सर अगर 7 हैं तो क्या फ्लोरीन वाले भैया ने 1 इलेक्ट्रॉन यहां रखा होगा और ये 3 पेयर यहां पड़े होंगे? अरे बोलो ना यार। ऐसे ही ये वाला फ्लोरीन भी क्या 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा होगा? ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में डाल दिए, तो क्या 2 यहां पर लोन पेयर यहां होंगे कि नहीं होंगे? ऐसे ही इसके पास भी 2 होंगे। बोलो भाई, तो आंसर बोलो। 3 3 6 2 8 2 10 और 1 11, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सर? 11। और याद रखिएगा आपका विकेट यहीं गिरेगा जब भी गिरेगा, तो ध्यान रखना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और अगर हमें सवाल पूछना होगा तो किताब वाला इतना अच्छा होता है, स्कूल वाले इतने बढ़िया होते हैं कि वो बकायदा लोन पेयर बना देंगे बीच वाले का। बात समझ में आ रही है? तो तुमको ध्यान रखना है, अगर उसने पूछा कितने लोन पेयर हैं, तो जिनके इलेक्ट्रॉन बचे हैं उनके पेयर सब लोन पेयर ही है भाई साहब। हाँ, अगर वो पूछे कि हाउ मेनी लोन पेयर्स प्रेजेंट एट सेंट्रल एटम, तो आंसर 1 जाएगा। क्लियर है? और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने में कभी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं वही उसके क्या है? बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कल को पूछा जाए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, तो एक बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, जितने बॉन्ड हैं गुणे 2 कर दोगे, आ जाएगा सर। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? भाई पेयर निकाल लिए हो, 2 से गुणा करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाना है, तो वो कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए मैं उसको लिखा भी नहीं रहा हूं सर। अरे यार, अगर मैं तुमसे कहूं कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 6 दूनी 12 ही होंगे ना, क्योंकि जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पेयर 6 है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी? 6 × 2। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के पेयर अगर 11 हैं तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 11 दूनी 22 होंगे, सीधा सा फंडा है। तो जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे साहब, याद रखेंगे क्या कि हम इस बात को ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन और हेलोजन अगर टर्मिनल पे हैं तो सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन टर्मिनल पर है तो डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन अगर टर्मिनल पर है तो ट्रिपल बॉन्ड। और मैंने जैसे आपको शुरुआत में पढ़ा रखा है, स्ट्रक्चर बनाना कोई सिखा नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर अपने हाथ से बना डालिए, मतलब आपको ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने आते हैं, सीधा सा फंडा है। बस कहां गलती होगी, लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? 5। आउटर मोस्ट शेल में कितना है? 5। ऐसे याद रखो, इधर देखो, बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बारीक कक्षा में? 2। बोरॉन के पास 3, कार्बन के पास 4, नाइट्रोजन के पास 5, ऑक्सीजन के पास 6, हेलोजन के पास 7। क्लियर मामला? अब सुनते जाना, क्या ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है? ये कभी भी 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएंगे। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि वो थर्ड पीरियड एलिमेंट है, लेकिन नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। तो कभी भी नाइट्रोजन अगर 5 बॉन्ड बना रहा हो तो आप समझ जाइएगा कि आपका स्ट्रक्चर गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या है? 4। अच्छा, कल को पूछा जाए कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट जो है
वो कोवेलेंसी 4 से ज्यादा शो क्यों नहीं कर पाते? मान लो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा है? तो जवाब, नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, या जिसको बोलेंगे वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो, 1s2, ये तो पहले ही पैक हो गया, 2s2 2p3, 2d नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन फास्फोरस के पास ये सहूलियत है, 1s2 2s2 2p, बोलो भाई, 1s2 2s2 2p6। अब लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s2 3p3। लेकिन सर 3d भी तो है, तो अगर खाली है तो बॉन्ड बना सकता है। और क्लियर है मामला? धीरे धीरे आएगा तुमको, बस ये कि हम तुम्हें सुना रहे हैं इसलिए कि जब 10 बार बोलेंगे तो दिमाग में बात बैठेगी। ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर अपने हाथ से बनाओगे, वरना एक दूसरा तरीका क्या होता है जो जनरल लोग करते हैं कि हम पहले सारे बना दे रहे हैं, तुम उनको देख लो। तो भाई देख वेख के किसी को आता नहीं है, तुमको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। 2-4 स्ट्रक्चर गलत बनेंगे, बनने दो, लेकिन अपने बेसिक्स पर रहो और एक लाइन तो पकड़ के चलो। पहला ये पता हो कि जब जिसके लिए, जिसको सेंटर पे रखा है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं बॉन्ड बनाने के लिए। उसके बाद सर उसकी कोवेलेंसी कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नाइट्रोजन आया और हमने 5 बॉन्ड बना दिए, ऑक्सीजन आया हमने 5 बॉन्ड बना दिए। याद रखिएगा, जब भी कभी हेलोजन टर्मिनल पर होगा वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब अगर हेलोजन मिडिल पर है तो वो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। बस एक ही आदमी दिक्कत करेगा, वो कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन केवल और केवल कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ये आपको पता होना चाहिए। चले हटाएं? वो उतार रहे हो तो इसमें उतार नहीं पाओगे कुछ, पता है तुमको? तुम उतार लो, कुछ नहीं उतार पाओगे, हमें मालूम है ना यार, कुछ भी नहीं उतार पाओगे। मैं तुम्हें बता तो रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं इस तरीके से क्योंकि मुझे ये पता है कि जो समस्या हमें आई है, हम सीधी सी बात है, हम वो चाहते हैं कि वो चीज तुम्हारे मन में ना रहे। जब सब कुछ पढ़ ले जाओगे तो शुरुआत में क्या होता है कि कॉन्फिडेंस ये दिला दिया जाता है कि अरे वो सारे स्ट्रक्चर तुम बना ले जाओगे, और उसके बाद एक एक करके टीचर पूरा बताता रहता है, बताता रहता है, और 10 साल हो गए हमको, हम यही समझ पाए कि किसी का भी नया स्ट्रक्चर आता है तो बोलते हैं भाई ये होता है, ये होता है। तो बोले होता है मतलब, बोले याद कर लो। तो बोले ये बात 10 साल पहले समझा देते, तो उतना एक्सपेक्टेशन कभी रखते ही नहीं। तो इसलिए ध्यान रखना है। हाँ, आप जब ज्यादा स्ट्रक्चर बना लोगे तो आप ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो स्ट्रक्चर आपको नहीं आता है आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि उसके जैसे कई स्ट्रक्चर आप बना चुके हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। भाई एक सीधी सी बात है, जो आदमी हॉकी खेलता हो, बात समझिए, उससे कहा जाए कि एक बात सुन भाई, हॉकी में क्या करता है? बोले हॉकी स्टिक होती है कि ये बॉल होती है? बात समझो। बोले क्या करते हैं? बोले इसको मारते मारते ले जाते हैं। तो बोले क्रिकेट है, उसमें भी यही है, बॉल उतनी ही बड़ी है, बॉल में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। बोले कि उतनी ही बड़ी बॉल है, बस फर्क ये होगा कि इस बार क्या होगा, एक सामने से आदमी फेंकेगा और ये हॉकी नहीं, इसकी जगह हम तुमको बल्ला दे देंगे और बस तुम मारना। तो क्या वो उतना अच्छा क्रिकेट खेल पाएगा जिसने कभी नहीं खेला है क्रिकेट? नहीं सर। रीजन क्या है? क्योंकि वो कहेगा पहले मैं क्या कर लूं, प्रैक्टिस कर लूं। बात समझिएगा। और अच्छा बैट्समैन कौन है सर? अच्छा बैट्समैन या अच्छा बॉलर कौन है? जो सामने वाले को प्रिडिक्ट कर ले जाए। अच्छा बैट्समैन क्या करता है? वो मिली सेकंड का डिफरेंस होता है, लेकिन उसको अंदाजा लग जाता है। क्या? जैसे आप देखोगे कभी अगर जो लोग सीखने गए होंगे तो वहां पे जब बैटिंग सिखाई जाती है तो उसमें बोला जाता है कि जो बॉलर है उसकी फिंगर देखो, उसमें समझा देते हैं सबको, पूरा लिखा पढ़ी हो जाता है। आप समझिए जो क्रिकेटर खेल रहे हैं इनके साथ आप देखते होंगे एक से एक बड़े बड़ी टेक्नीशियन टीम होती है। उस टेक्नीशियन टीम को कभी कह दो कि सुनो तुमको सब पता है ना कि गेंद कैसे देखा जाता है, क्या देखा जाता है? बोले हाँ। बोले ये पकड़ो बल्ला, 2 गेंद में 6 रन बनाने, आज तुम बना दो यार। तो वो क्या कहेगा पता है? सुनो, हम बता सकते हैं, हम बना नहीं सकते, क्योंकि उसने किताब में कॉपी में पढ़ रखा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? वो पढ़ा सकता है लेकिन उसे करने का दोगे तो वो बोले प्रैक्टिस नहीं है। अब आप समझिए जो जो खिलाड़ी 10वीं पास है, जो खिलाड़ी 11वीं पास है, 12वीं पास है, जो कभी स्कूले नहीं गया, बात समझिए, ड्रॉप आउट है विराट कोहली बोली सब ये लोग। अब ये लोग क्यों? अब तुम कह दो कि यार तुम्हें क्या नहीं पता है, इनके पास इतना पता है, ये अपनी चीजें पिक कर लेते हैं।
किसी ने समझाया कि देखो बॉल ऐसे होता है, वैसे होता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है। आज अगर आप किसी से पूछो कि बॉल तुम देखते हो, बोले बॉल और हम कुछ नहीं देखते, हम उसकी शक्ल देख के बता देते हैं कि वो पैर पे फेंकेगा कि बाहर फेंकेगा। दिस इज कॉल्ड प्रिडिक्शन। वही चीज पढ़ाई में भी काम करती है। आपने जितना ज्यादा से ज्यादा चीजों को कर लिया, मतलब अगर आपको कोई चैप्टर ना आता हो, सर मैं आपको बता रहा हूं तरीका, अगर आपको कोई चैप्टर ना आता हो, आप सबसे पहला एक काम ये करिए कि उस चैप्टर को थोड़े थोड़े पोर्शन में पढ़िए। इकट्ठा पढ़ेंगे तो निपट जाएंगे, वो फिर जिंदगी में नहीं आना है। और थोड़ा थोड़ा पोर्शन पढ़ो। उसके सवाल, नॉर्मल चैप्टर के सवाल अगर आप 100 लगाते हैं तो आप उसके सवाल 500 लगा लीजिए, और फिर देखिए वो चैप्टर आपका सबसे बेस्ट चैप्टर बन जाएगा। उसका रीजन क्या होगा, जब आपने इतने सवाल लगा डाले हैं उसके, तो जब भी उसका सवाल आएगा तो आपको पता होगा अच्छा ये तो उस तरीके से हो जाता है, ये इस तरीके से हो जाता है। अब लोग कहेंगे कि नहीं सर ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम ऐसा है कि जिसमें सब दिमाग से होता है। सर दिमाग का काम है, कहां दिमाग का काम नहीं, खाना खाने के लिए भी दिमाग का काम है। भरी थाली लगी हो, बात समझिएगा, रोज आप उसी कमरे में बैठकर खाते हैं, उसी थाली में खाते हैं, बस केवल फर्क क्या हो, लाइट चली जाए तो दाल की जगह पे पनीर खाने लगोगे और पनीर की जगह पे दाल खाने लगोगे, और तुरंत आदमी कह देता है लाइट आए, कि क्या बोल देता है हम रोज ही खाना खाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा होता है क्या? ऐसा करते हो क्या कि लाइट नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं हम खा लेंगे? नहीं सर, उसका रीजन है, सामने देखेंगे, अपने हिसाब से चॉइस करेंगे ना उस टाइम पर कि अभी हमको एक कौर दाल का खाना है, लेकिन हमें उसमें चटनी लगानी है, दूसरे वाले में नहीं लगानी है। सर ऑप्शन भी तो होना चाहिए हमारे सामने। तो इसका मतलब सीधा सा क्या है कि इतनी प्रैक्टिस कर लो कि उसके बाद आप चीजें कर ले जाओगे। अब एक बात समझिए, अब ये तो हुआ खाने का खेल। अब आप बचपन से खाना खाते आ रहे हैं, तो मान लीजिए लाइट चली जाए, पेटीज आपके हाथ में है, तो आप अब इंतजार नहीं करोगे, क्योंकि अब आपको मालूम है। और बल्कि तो कुछ लोगों को इतना बढ़िया पक्का पता होगा कि जैसे कोचिंग छूटी, बाहर गए, पैसा ऐसा कम रहता है तुम्हारे पास, सबके पास, सबने वो समय देखा है। तो अब ऐसे में एक दिक्कत क्या होती है, जैसे 4 दोस्त हैं, तो आपके मन में एक बात ये आती होगी कि साला 10 रुपए समोसा खाने का मन कर रहा है, लेकिन ये तीनों जा भी नहीं रहे। ये समस्या आती है कि नहीं आती है? ये आती है सर। अच्छा आप बोल नहीं सकते, क्योंकि बोल इसलिए नहीं सकते, अगर आपने सामने वाले से बोला कि आपके पास 10 रुपए है, तो वो 2 समोसा तो साला खरीदवा ही देगा, चाहे कुछ हो जाए। कोई ये नहीं, अच्छा स्टूडेंट लेवल पे कोई ये नहीं कह देता है कि तुम्हारे पास 10 है तो चल 10 मेरे पास है, 10 मेरे पास है। ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कोई कुछ होता नहीं है। उल्टा क्या कहेंगे, 10 है चलो 2 ले चल के। तो अब इस डर में आदमी वो 10 का नोट भी नहीं निकाल रहा है। और आप में से कई लोग छुट्टी के बाद भूखे इसी बात पे रह जाते होंगे कि उनके पास नोट 100 का है साहब, लेकिन वो 10 रुपए का चिप्स खरीद रहे हैं, क्योंकि जान रहे कि जो 4 भूत साथ में लगे हुए हैं वो एक एक चिप्स खाएंगे। बात समझिएगा। और ये नियम है प्रकृति का कि आदमी, बात समझो, 100 रुपए निकाल के सब पैसा बर्बाद नहीं कर सकता है, क्योंकि खा के मुंह पोंछ के चल देंगे, बोलेंगे थैंक यू, कल फिर मिलता है, कल फिर मिलता है। ये सिचुएशन है सर। तो इसमें और एक और कहानी होती है। एक और कहानी ऐसी होती है कि आप में से बहुत लोगों ने किया होगा, जब हम लोग के टाइम में था तो हम लोग क्या करते थे, जैसे 10 रुपए है, अब क्रिकेट खेल रहे अब सब है, तो 10 रुपए का गए और 10 रुपए मान लो पेड़ा लिए, तो जैसा लिफाफा होता है सर, ऐसे पूरा लिफाफा, ऐसे ही वैसे लिफाफा, पूरा लिफाफा ऐसे खोल दिया। बात समझ रहे हो? पीछे अपना खड़े हैं, आ रहे भाई, मजबूरी है। 10 रुपए की 4 बर्फी मिली है, खेलने वाले 12 हैं, इतना इतना टुकड़ा मिलेगा प्रसाद के तरीके। तो अच्छा ये हमें लगा कि हम कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं नहीं, मुंह सबका चल रहा है, यानी ये सारा काम सब लोग कर रहे हैं। तो ये होता है, मतलब इसमें कोई वो नहीं। इसीलिए कहा जा रहा है आप ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर बना डालिए, तो जो स्ट्रक्चर आगे आएंगे वो आपको पहले से पता होंगे। चलिए आगे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो बनवाते हैं आज के दिन, सिर्फ स्ट्रक्चर। चलिए सर, पहला स्ट्रक्चर है CO2, बनाइएगा SO3 CCl4, ये स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं सर। XeO4। अच्छा एक बात सुनिए, जितने स्ट्रक्चर हम बनवा रहे हैं उन सारे स्ट्रक्चर्स में आप थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ेंगे,
और सुन, उन स्ट्रक्चर्स में आपको 4 बातें सब में निकालनी, मैं एक स्ट्रक्चर में बना के दिखा दूंगा। अभी जब आप बनाएंगे तो ऐसे ही बनाइए, जगह जगह थोड़ी छोड़िएगा, जिससे आप उसके बारे में चीजें लिखते चले जाएंगे और वो आपको अगले साल काम आएगी। तो एक पन्ना नहीं पूरा छोड़ देना है, इतना छोड़ना है कि 7-8 लाइनें वहां पर रहें उसके साथ। ज्यादा पन्ने यूज होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, ऐसे समझो, आज हम बता देंगे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ये होता है। आज हम बता देंगे, आप यहीं लिख लेंगे कितने सिग्मा बॉन्ड बने, कितना लोन पेयर बना, कितना यहाँ पे पाई बॉन्ड बना, ये बता देंगे। आगे चल के ये बता देंगे इसमें पी पाई बॉन्ड है या नहीं है। आगे चल के बताएंगे CO2 जो होता है टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की। तो जब हम कहीं लिखाएंगे तो आप CO2 को एक ही जगह पे कैटेगराइज कर लीजिए। ये आप जब इस दिन करना शुरू कर देंगे, उस दिन के बाद से आपका रिवीजन वाला टंटा ही खत्म हो जाएगा। आप कहीं बैठे होंगे, अगर आप एक बार में CO2 पढ़ रहे हैं तो 1.5 पन्ने में आपके पास सबसे बेस्ट नोट है, जितना CO2 में हो सकता है कोर्स में वो सब एक जगह लिखा हुआ है। एक जगह क्यों नहीं लिख पाते? क्योंकि आपके पास वहां जगह नहीं है। इसीलिए मैं क्या कहता हूं कि जब भी आप पढ़ें तो एक पन्ने पे लिखिए और बगल का एक पन्ना हमेशा खाली रखिए। तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। 11th लेवल पे, 12th लेवल वाले, 12th के बाद वालों की तो बात ही छोड़ दो, मतलब उनके लिए तो कुछ नहीं कहा जाता है। वो हमने पहले बताया, ICU में जो आदमी है उसके लिए क्या कहा जाता है कि आप ठीक हो जाओगे। सीधा फंडा है सर, बनाते चलो। XeO4 बनाना है। इसके बाद है सर, अभी हम मॉलिक्यूलर फॉर्म बनवा रहे हैं। इसके बाद है PCl5, और वो काम आप ही को करना है। अब एक बात बताओ, जो चीज पहले लिखी है वही सेंट्रल एटम है, इतने समझदार हो तुम, एक बना के देखना। कार्बन आया, ये नहीं कि तुमने जो रटा है वही बना दो। ध्यान देना, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, आउटर मोस्ट शेल में। ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या डबल बॉन्ड बना सकता है? तो बोले 2 डबल बॉन्ड हो, बनाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बना CO2। कार्बन यहां पर कितने सिग्मा, ये आपको घर से निकाल के हर स्ट्रक्चर में करना है। कितनी जगह लगेगी आप समझ सकते हैं। कितना सिग्मा, कितना पाई, सेंट्रल एटम जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है। इतनी बातें आपको हर स्ट्रक्चर में निकालनी है सर। अभी के लिए, आने वाले टाइम में आगे आप हर स्ट्रक्चर का शेप लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? शेप। तो मैं यहां पे अभी सबका शेप भी लिखता चलूंगा, जिससे मैं जब आपको ये रटाऊंगा तो आपको पहले से ही कुछ शेप पता होंगे कि हाँ भैया ये होता है। तो इधर आओ, CO2 सर, क्या मैं यहां पे अगर बोलूं तो सिग्मा सिग्मा पाई पाई, यानी 2 सिग्मा 2 पाई। क्लियर मामला? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सिर्फ एक बात याद होनी चाहिए, x बराबर 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तुम कितनी देर में समझोगे, तुम्हें समझना है। x की वैल्यू क्या, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होती थी। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे तो कोई लोन पेयर नहीं बचा है, केवल 2 सिग्मा बॉन्ड है। x बराबर 2 है तो sp। बोलो अंकल। इधर आते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, जितने बॉन्ड बन रहे हैं उतने ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, 2 दूनी 4। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, सतर्क रहेंगे किनारे के एटम से। पिछली बार धोखा खाए थे, ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया है, मतलब 2 लोन पेयर यहां, 2 लोन पेयर यहां, आंसर 4। शेप की बात करें, जैसा दिख रहा है वही शेप है, लीनियर। कैसा है सर? लीनियर। तो ये शेप वाला पोर्शन अभी छोड़ दीजिएगा, बाद में हम आगे इसी में आपको लिखवाते चलेंगे। तो आपको हर स्ट्रक्चर में बेटा इतना काम करना है अपने हिसाब से। हम जहां नहीं भी बनाएंगे, अब हम हर जगह तो नहीं बनाएंगे जगह घेरने की वजह से, तुमको अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लेना है अगले स्ट्रक्चर में। अच्छा, अभी नहीं लिखना है, जगह छोड़ के एक काम घर में करना है, जिससे स्ट्रक्चर एक बार फिर देख पाओगे। थोड़ा ज्यादा जगह बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्यों, इधर यही फेयर कॉपी है क्या? अच्छा, नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल मतलब नहीं होता है, रद्दी वाला हिसाब,
वो वाला कागज पेपर, इसकी बात नहीं कर रहा, वो तो पास है रजिस्टर वो। और क्या कहते हैं, हम रफ लिख रहे हैं। तुम इतना टाइम है तुम्हारे पास कि तुम रफ लिखोगे फिर उसको फेयर करोगे? उससे बढ़िया है एक कॉपी फेयर बना के रखो। और कॉपी एक ऐसी चीज है सर, अब आप समझिए ये रजिस्टर आज से 12 साल पहले लिखा गया है, 12 साल पहले। उसकी फोटोकॉपी ओरिजिनल घर में रखा है, उसकी फोटोकॉपी है सर। और हर साल इसी में हम अपना ऊपर नीचे कुछ ना कुछ लिखना होता है, अपना लिख लेते हैं। बात समझिएगा। तो वैल्यू हर चीज की है। अच्छा, हम उस समय जब पढ़ रहे थे तो हमको ये पता थोड़ी था कि हमको पढ़ाने जाना पड़ेगा आगे चल के, लेकिन हमने अपनी चीजें बटोर के रखी, सही से रखा। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, इसलिए रजिस्टर क्वालिटी थोड़ी बढ़िया रखो। 2 साल चलाओगे भैया उसको। और ये जितने तुम ये वाले लिए हो रफ वाले, इनका 1 साल बाद या आपका जो साल खत्म हो गया होगा, जो सबसे पुराना रजिस्टर है उसको उठा के देख लेना, दोनों पन्ने एक दूसरे के ऊपर फोटोकॉपी हो चुके होंगे अब तक, मिरर इमेज आ गई होगी एक दूसरे की। जो आइसोमेरिज्म खोलोगे तो मिरर इमेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो दिखा ही रहा होगा। लिखा सब है लेकिन पढ़ कुछ नहीं पाओगे, तो इसलिए ध्यान रखना है। SO3 में आओ, सुनो भैया, सेंटर एटम बोलो कौन है? सल्फर है। कितने इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास? 6। 3 ऑक्सीजन है, मतलब 3 डबल बॉन्ड बना दे, तो 3 डबल बॉन्ड O बन गया। ये हो गया सर। किसी ने पूछा सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन, तो मैं यहां लिखता चला जा रहा हूं, क्या होगा? sp2। समझदार है, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर का केस होगा यहां पर। अच्छा एक बात सुनिए, जब हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं तो केवल जिसका निकाल लें उसी का लोन पेयर लेंगे, अगल बगल वाले का नहीं ले लेना है। जैसे बहुत आदमी कहते हैं कि ये लोन पेयर 4 ले लेना यहाँ पे एक्स में जोड़ते समय। हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालते हैं? सेंटर एटम का, तो उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। CCl4 कार्बन के लिए याद रखो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Cl मतलब हेलोजन, मतलब कि टर्मिनल पर अगर है तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर 4 सिग्मा 0 लोन पेयर का केस है, यानी कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। बाकी की कहानी तो आप ये सब करते ही रहेंगे। XeO4 जेनॉन, क्या इनर्ट गैस है? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। ऑक्सीजन टर्मिनल पर है, यानी कि डबल बॉन्ड O की तरीके बनाएंगे। सर 8 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, यानी कोई लोन पेयर जेनॉन के पास नहीं है। अगर लोन पेयर होगा तो सेंटर एटम का लोन पेयर रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, बस ध्यान रखना। अब यहां अगर बात करेंगे तो जेनॉन का हाइब्रिडाइजेशन बोलो सर, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, यानी sp3 होगा। अब धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, इसीलिए जगह छुड़वा रहे कि घर में आप करिएगा उसको। PCl5 फॉस्फोरस है सर, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, और ये नाइट्रोजन की तरीके कमजोर नहीं है, ये 5 के 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है क्योंकि थर्ड पीरियड एलिमेंट है। तो अब अगर मैं बात करूंगा तो फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3d, याद रखना है sp3d, क्योंकि x बराबर 5 आया होगा यहाँ। तो अब इस तरीके से हम स्ट्रक्चर नीचे बनाते जाएंगे, आप अपने हिसाब से जगह छोड़ते जाइए कि आपको इतना कुछ करना पड़ेगा वहां पे। मतलब जो अच्छे बच्चे जिनको करना है वो एक जगह लिख लेंगे तो उनके लिए बढ़िया नोट्स बन जाएगा। इसके बाद सर इसी में अगर मान लीजिए हमने आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लिखा SOCl2, बोले भैया इसका बनाओ, तो SOCl2 का मतलब सेंटर एटम कौन है यहाँ पे? सल्फर। इतना समझ गए होगे तुम। अब सर सल्फर अगर है तो क्या ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड O बनाएगा और Cl के साथ सिंगल बॉन्ड, यही तो होगा। सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो इसका मतलब 4 बॉन्ड बना रहा है, यानी एक लोन पेयर इसका बना दो। इसलिए बना दो कि हाइब्रिडाइजेशन लिखने में आसानी हो। सर 1 2 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, x बराबर 4, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब हम यही नीचे लिख देंगे। स्ट्रक्चर है हजारों और लाखों, लेकिन आपको मैक्सिमम हम बनवा देंगे जिससे आपको आगे कोई समस्या नहीं आएगी। और स्ट्रक्चर पता होगा तो प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ पाओगे, वरना स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम होगा तो याद करने का भी मन नहीं करेगा, कि जब स्ट्रक्चर ही नहीं आता है तो फिर याद करके क्या करेंगे। इसके बाद है अगला
F4। क्या सर जेनॉन सेंटर एटम होगा? बना लीजिए। फ्लोरीन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा क्योंकि किनारे पर है, तो 4 फ्लोरीन आ गए। जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन अभी इसके बच गए हैं सर, तो 2 लोन पेयर बना दिया हमने। सीधा सा फंडा है, इलेक्ट्रॉन का पेयर बचेगा तो गोला बना के लोन पेयर बना देंगे, नहीं बचेगा तो नहीं दिखाएंगे, सीधा सा फंडा है। यहां आते हैं, और लोन पेयर किसका रिप्रेजेंट करते हैं? सेंटर एटम का, जिसका हाइब्रिडाइजेशन निकाले। क्या ये 4 सिग्मा 2 लोन पेयर का केस है? यानी कि जेनॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, अगर कोई पूछेगा तो 6 के लिए हम क्या लिखेंगे? sp3d2। ध्यान रखिएगा। sp3d2। एक एक करके हम स्ट्रक्चर वाइज आपको बता रहे हैं, मैक्सिमम जितना हमने सीखा है उस तरीके से हम आपको लगभग सारे स्ट्रक्चर जो बनाए जा सकते हैं वो बनाने का तरीका सिखा देंगे। फिर भी आपको अपने हाथ से बनाना पड़ेगा, एक बार खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगला है बेटा अमोनिया, NH3। ये सब पता है तुमको, सिंपल वाले भी बना लिए जाए। सेंटर एटम कौन होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किनारे पर है, मतलब ये। क्या यहाँ एक लोन पेयर होगा इनके पास? बिल्कुल होगा। नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। अच्छा, जब हाइब्रिडाइजेशन लिख रहे हैं तो वहां एटम नहीं लिखा जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो किसका है? सेंटर एटम का ही हम लोग निकाल रहे हैं। क्यों इतनी ठंड है? अच्छा अच्छा अच्छा। जमने लगता है, कह रहे हो मेरा हाथ लगे। भाई तुम पहने रहो, मेरे पास भी रखा है, कहो तो बताओ, एक और दे दें हम। क्योंकि तुम लोग तो हम पे इल्जाम लगा दोगे ना कि देखो ये सब जम गया, देखो ये केमिस्ट्री वाले ने कराया है। तुम बिटिया खा रही हो ना? वेरी गुड। क्या खाई हो? नहीं नहीं, दर्द है ही नहीं है, कुछ है मुंह में? हाँ। तुम्हें लगता होगा इधर खड़े टीचर को पता नहीं चलता है, हमारे जैसे टीचर को सब कुछ पता चलता है। क्योंकि हमारे जैसे टीचर को इसलिए पता चलता है क्योंकि हमारा जैसा जो टीचर है वो यहां से यहां नहीं आया है सर। यहां बैठते थे और यहां आगे कूद के, वो स्थिति रही नहीं, कभी आगे बैठे ही नहीं आज तक। मैं कभी आज तक आगे नहीं बैठा, मुझे लगता था आगे बैठूंगा तो पकड़ लेगा। जब पूरी क्लास भर जाती थी सबसे पीछे की जो सीट है वहीं जाके बैठ जाओ, कि सुनाई तो दे ही रहा है। और हम कौन सा बहुत बड़े आइंस्टाइन है कि हम सारा सीख लेंगे? हमें हमारा कैलिबर मालूम था सर, कि जब तक हम पढ़े हमें पता है हमें किस तरीके से काम करना है सर। तो इसलिए हम सबका दर्द जानते हैं कि जो सबसे पीछे वाली सीट में जब आदमी बैठता है तो जब लटक के बैठता है तो पैरों में दर्द होने लगता है 45 मिनट के बाद। तो आगे की 1.25 घंटे की जो क्लास होती है उसमें कुछ समझ में नहीं आता है। बात समझ में आ रही है? फिर केवल आदमी बैठा ही रहता है और किसी कुछ नहीं हो पाता। तो इसीलिए बता रहे, लेकिन ठीक है करते रहो लेकिन पढ़ते भी रहो। इसलिए अब यहां तक हो गया। अगला है, पेजेस नहीं खत्म बेटा, वो दूसरा मामला, इसमें आयन वाला दिया है ना, कोई खत्म नहीं, इसमें बहुत पेज है। चलो, अच्छा तुम टाइम देख रहे होगे तुम लोग इसलिए बता रहे हो। चलो 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 इधर देखो, अब कुछ हमने बना रखे थे तो वो बना दो। एक वाटर बना दो बेटा, अमोनिया आपने बना ही दिया है, PH3 का बना दीजिए, और CH2 का बना दीजिए, कार्बन डाई सल्फाइड का। उसके बाद बना दीजिए SF4 का, SF6 का। SF6 नहीं बनाया ना अभी हम लोगों ने? हाँ, SF6 बनाओ। उसके बाद बना दो
ClF3 का ClF3 का, उसके बाद बना दो OCl2 का, उसके बाद बना दो SnCl2 का, उसके बाद HgCl2 का, उसके बाद P, नहीं अभी रुक जाओ इसको, C3O2 का, बस नहीं अभी हम लोग बहुत सारे करेंगे, C3O2 का, ये इतने बनाओ पहले तो। आज हम तुम्हें यहां तक बनवा दे रहे हैं जहां तक बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आज हम तुमको एक लेक्चर भेजेंगे जिसमें हमने स्ट्रक्चर बनवा रखे हैं सुबह वाली क्लास में। वो स्ट्रक्चर में जो कॉमन है वो छोड़ देना, आयनिक स्ट्रक्चर से स्टार्टिंग है, तो वो स्ट्रक्चर आपको देखने हैं और कॉपी में बना के लाने हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अगले टर्न का केमिकल बॉन्डिंग का ये होमवर्क है आपका, ये सबकी जिम्मेदारी है कि वो काम वो करके आएंगे। चलिए सर, वाटर, अब सुनना, हर बार पहला एटम सेंटर एटम होता है वो तो ठीक है, मैंने बोला है जनरली। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन होगा? ऑक्सीजन, इतना याद रखना है बेटा, इसी के लिए वाटर का बनवाया जा रहा है। अब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यानी 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3 pH3। फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि pH3 और यहां लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3। CH2 सेंटर एटम पहला वाला कार्बन ही होगा बेटा यहां पे। सल्फर अगर कभी किनारे पे आया है तो लिखा था ऑक्सीजन या सल्फर हो तो डबल बॉन्ड बनाना। अरे पीछे लिखे हो भैया, ऑक्सीजन या सल्फर अगर किनारे पे है, टर्मिनल पे है, तो डबल बॉन्ड, तो यहां डबल बॉन्ड होगा और यहां भी क्या होगा? डबल बॉन्ड। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp। SF4 सल्फर है, 4 F एटम लगा दीजिए और एक होगा इसके पास लोन पेयर, तो 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, यानी X बराबर 5 का केस है, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। SF6 थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो हम लोग सोच भी नहीं रहे हैं कि बॉन्ड 4 से ज्यादा बन रहे हैं या कम, बोलो भैया, तो आराम से बनाइए, कहीं कोई समस्या नहीं है सर, ये बनेगा। सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन 6 बॉन्ड बनाया है sp3d2, जो एटम सेंटर में दिख रहा है उसी का हाइब्रिडाइजेशन लिखा जा रहा है। ClF3, इधर देखो गुरु, अब सेंटर एटम कौन हो गया? Cl है, तो अब अगर ये सेंटर पे है तो इसकी वो कहानी खत्म कि सिंगल बॉन्ड बनाएगा, अब तो ये सबको लेके चलेगा। तो Cl आया, तो अब लड़ाई की फ्लोरीन अभी भी कहां है? हेलोजन है, किनारे पे होता है तो कौन सा बॉन्ड बनाया जाता है? सिंगल बॉन्ड। तो सर बाकी के ये 2 लोन पेयर, तो 3 सिग्मा 2 लोन पेयर का केस है, Cl का हाइब्रिडाइजेशन sp3d। क्लियर है? जैसे वाटर बनाए थे सर, क्या वैसे ही H की जगह पे Cl लगा दोगे? सेम केस है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। SnCl2, रुको 1 मिनट, छाप तो लोगे ही तुम। SnCl2, SnCl2 की अगर हम बात करें, रुक जाओ तुमको कुछ नहीं करना है, अभी देखो पहले। SnCl2 क्या कार्बन फैमिली है? तो जैसे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Sn के पास भी कितने होंगे? 4। तो इसका मतलब हम 4 लेकर अगर काम करेंगे तो Sn क्या 2 Cl के साथ सिंगल बॉन्ड और 1 लोन पेयर हो जाएगा इसके पास, या नहीं हो जाएगा? वो बोलो भैया, तो क्या यहाँ 2 सिग्मा 1 लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp2। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो ध्यान रखिएगा। HgCl2, रुको, जिनी कनाडा होगा, याद है आपको? 4h2 3d10 Zn का कन्फ्यूग्रेशन। अब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? d10 तो पूरा भरा हुआ है, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन मान के काम करते हैं। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक हो, कैडमियम हो या मरकरी,
जिनी कनाडा होगा। ग्रुप नंबर 12 डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या 2 इलेक्ट्रॉन है तो मरकरी के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो केवल और केवल क्या करेगा, Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा, कोई लोन पेयर यहां पर नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे, sp। ठीक बात। इधर देखो, क्या अब सेंटर एटम अभी तक एक एक बार आया था सब में, अब यहां से सेंटर एटम 3 बार आ गया। कितनी बार, अब 3 बार आया है सर। 3 बार आया है तो उसका तरीका देखिएगा, सुनिए, इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देखो वरना याद ही करना पड़ जाएगा। बनाने का तरीका बता रहे, अगर बनाना ही है तो कैसे बनाओगे, जितना तुमने अब तक पढ़ा है। तुम कहोगे देखो सर ऑक्सीजन किनारे पे है ना, तो इसका मतलब हमें जितना पता है पहले हम उतना काम कर ले, ये हो गया। बोले ठीक। किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने का मतलब होता है कि जो भी एलिमेंट वहां दिख रहा है उसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 बॉन्ड बनाने हैं, डबल बना चुका है। अब अगर इसके साथ सिंगल बनाएगा तो फिर किसी और के साथ बनाने के लिए कुछ बचा नहीं है यहाँ पे, तो क्या ये आगे वाले के साथ डबल बनाएगा, तो इसका मामला पूरा हुआ। तो ये इसकी देखा देखी ये भी क्या करेगा, डबल बनाए। बात समझ में आई कि नहीं है। इसे बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। क्या बोलते हैं सर, कार्बन सब ऑक्साइड। खत्म नहीं हुआ, ये स्ट्रक्चर आपने कहां बना रखा है, कोई बताएगा क्लास में। ये वाला स्ट्रक्चर आप पहली बार देख रहे हैं कि आपने बनाया हुआ है, रेडॉक्स रिएक्शन में बना चुके हैं आप। वहां कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर सब हम लोगों ने निकाला था वहां पे। अब बेटा ये बताओ, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या निकालना भी नहीं है, अगर आप वैसे निकालो तो क्या 2 सिग्मा है, तो यानी sp 2 सिग्मा sp 2 सिग्मा sp। और जिनको याद है उनको ध्यान होना चाहिए, कार्बन अगर 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो sp3, कार्बन अगर एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बना रहा है sp2, कार्बन अगर एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो sp, और कार्बन अगर 2 डबल बॉन्ड बना रहा है तो भी sp। यही 4 केस पढ़ाए हैं, तो आप देख कर भी इसको बता सकते हैं। यानी ये आपने 2 जगह बना चुके हैं, अब ये तीसरी जगह बना रहे हैं इस साल। एक IUPAC में पढ़ाया, दूसरा रिडॉक्स में पढ़ाया, तीसरा केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा रहे हैं। तो किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने का बेसिक सा फंडा सिर्फ इतना है कि हमको सिर्फ ध्यान देना है कि वहां जितने भी लोग हैं सब संतुष्ट रहें, यानी सबकी आउटर मोस्ट शेल यानी ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो। केवल एक आदमी है जिसका पेट छोटा है, वो है हाइड्रोजन। वो 8 इलेक्ट्रॉन की नहीं, वो 2 इलेक्ट्रॉन की बात करता है क्योंकि वो फर्स्ट पीरियड एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन के केस में जब हम उसका शेल भर देते हैं तो बोलते हैं उसका डुप्लेट पूरा हुआ है। क्या पूरा हुआ है, डुप्लेट। ये सब बातें कर चुके हैं। बाकी सभी के केस में हम बार बार क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। चले भैया, ये वाला स्ट्रक्चर ध्यान रखना, इसमें ध्यान नहीं आएगा तुमको कि मरकरी का कितना लेना है, क्योंकि याद रखना जिनी कनाडा होगा। तीनों केसेस में हम कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान के कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, 2। ये ध्यान रखना। अब इसके बाद कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनका नाम है ऑक्सी एसिड्स। ये भी आपने बना रखे हैं, कहा, रिडॉक्स में। हम बताते हैं कहा, यही तो तुम्हारी खासियत है, तुमको ध्यान नहीं है क्या पढ़ा दिया गया है तुमको। तुम ये बताओ, क्या हम लोगों ने वैलेंसी फैक्टर निकालना सीखा था। वैलेंसी फैक्टर में हम लोगों ने जब एसिड का वैलेंसी फैक्टर निकाल रहे थे तो वहां फास्फोरस के ऑक्सी एसिड बनाए थे। ऑक्सी एसिड बनाते समय स्ट्रक्चर बनाया था और बताया था जितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं उसमें -1 कर देना है। बोलो भैया, उतने OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ये पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया, तो अगर वो याद है तो यहाँ काम आएगा। अभी चले, इस पढ़ाई की एक समस्या मालूम है क्या है सर, इसमें जिस समय पढ़ाया जा रहा है उसमें किसको कितना आता है इस पे डिपेंड नहीं कर रही है। ये डिपेंड कर रही है, स्कूल की पढ़ाई से अलग इसलिए है
कि जो आपने पुराना पढ़ रखा है उसमें बेसिक चीजों को आपने कितना कैरी किया है अब तक। अगर आपको ध्यान आ जाता है तो यानी कि आप उन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं ध्यान आया तो कॉपी खोलोगे, फिर याद करोगे, फिर कॉपी खोलोगे, तो फिर कॉपी कहाँ ले जाने को मिलती है वहां पे? वहां कॉपी ले जाने को मिलती नहीं है। तो इसलिए पेपर खराब हो जाता है, और कोई बात थोड़ी होती है भाई। अगर वो बोल दे पूरी केमिस्ट्री कॉपी ले जाओ सारी, तो गारंटी है कि आईआईटी का पेपर हो चाहे नीट का पेपर हो, तुम सारी कॉपी रख लो, जो पढ़ाया है सब कुछ उसी के अंदर, और तुमको याद भी आ जाएगा कि अच्छा बोरेक्स केमिकल बॉन्डिंग, चलो वहां देखा तो बोरेक्स का बड़ा सा डायग्राम बना है और उसके बारे में सब लिखा है। ब्लू विट्रॉल पे सवाल आया, तुम तुरंत पहुंच जाओगे CuSO4.5H2, हाँ वो डब्बे वाला कुछ बता रहे थे, तुरंत पहुंचे, देखा पूरा डायग्राम, अब उसमें लिखा अच्छा ये नहीं होता है, ये वाला होता है, आराम से कर ले जाओगे तो। लेकिन वो लोग कॉपी नहीं ले जाने देते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है आपको। यहां तक मामला समझ में आना चाहिए। इसके बाद है सर, अभी है, खत्म थोड़ी हुआ है, अब सुनना, सुनते जाओ। N2O5, देखना सवाल करने का तरीका। कितने नाइट्रोजन हैं अब? 2। ये है सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन तो लेना नहीं था इसलिए वो केस अलग था सर। अब ये बताइए, नाइट्रोजन अगर सेंटर एटम है तो हमने 2 नाइट्रोजन बना लिए। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 बॉन्ड तो बनाने ही बनाने हैं, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। तो नाइट्रोजन वाले लोग क्या करेंगे, पहले जो ऑक्सीजन है आप उनको टर्मिनल पे जब लगाएंगे, ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, बस ऐसे समझो। तो जब आपने ये बनाया तो डबल बॉन्ड हो गया। अब ऑक्सीजन जब इनके बीच में आएगा तो डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि अब तो उसके 2 बॉन्ड, एक एक बॉन्ड बना के भी पूरा हो सकता है। उसके बाद सर नाइट्रोजन के पास अभी भी 2 ऑक्सीजन बाकी हैं सर, और नाइट्रोजन इनके साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि वो 5 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो सर अब वो क्या करेगा, अपना लोन पेयर इनको क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कर देगा। कर देगा या नहीं कर देगा सर? तो ये स्ट्रक्चर है N2O5 का। अब N2, और ये हम लोगों ने अभी पीछे बना रखा था, हाँ आप जैसे भूल गए हैं, अभी मुश्किल से 10 दिन नहीं हुआ होगा, कहो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, 2 से 3 टर्म पहले। N2O5 सॉलिड पड़ा है, NO2 प्लस NO3 माइनस नाइट्रोनियम नाइट्रेट में टूटता है। बोलो भैया, दुनिया भर की कहानी की गई, अभी आगे भी पढ़ेंगे। तो ये है आपका N2O5। अब सुनना जरा बड़े गौर से, नाइट्रोजन की सवाल आता है इसमें, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी बताओ। नाइट्रोजन की कोवेलेंसी बताओ। तो बोला जाता है, कोवेलेंसी का मतलब समझिएगा, कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है अपने खुद के इलेक्ट्रॉन रख के। ये लास्ट वाली लाइन तुम्हें थोड़ी सी चुभेगी, कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है अपने खुद के इलेक्ट्रॉन रखकर। नाइट्रोजन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, 2, 3 और 1, 4। तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी है, 4। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ये हम लोगों ने निकाला था वहां पे, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 कैसे पढ़ा था, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 दिख रहे हैं तुमको, और ये 1, क्या 5 इलेक्ट्रॉन है और सब ऑक्सीजन किससे घिरे हुए हैं, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो खींच ले जाएगा। तो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन ये ले गया, 1 ये ले गया और 2 तो ये खुद ही सरेंडर कर रहे हैं। टोटल कितना, +5। तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4 है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड 4 ही बना सकता है, 5 नहीं बना सकता। सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, वैकेंट डी ऑर्बिटल इसके पास नहीं है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5। क्लियर बात? और यहीं से याद रखिएगा, ये जो N2O5 का स्ट्रक्चर है ये किस अवस्था में हमने बनाया है, गैसियस स्टेट। क्लियर बात? अब अगर N2O5 सॉलिड में भी पाया जाता है, किस में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में। अगर सॉलिड अवस्था में N2O5 पाया जाता है तो ये पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, नाइट्रोनियम नाइट्रेट यानी NO2 प्लस और NO3 माइनस की फॉर्म में। तो इसका पूरा नाम बोला जाता है नाइट्रोनियम नाइट्रेट।
क्या नाम होगा? नाइट्रोनियम नाइट्रेट। खत्म नहीं हुआ सर। नाइट्रोनियम नाइट्रेट अगर है तो याद रखना है N2O5 सॉलिड फेज में क्या नाम है? नाइट्रोनियम नाइट्रेट, NO2 प्लस NO3 माइनस। इनके स्ट्रक्चर भी अलग अलग बना ले, पूरा कंप्लीट कर ले, जगह है यहाँ पे। NO2 प्लस, देखना तरीका। अब यहां पे एक चार्ज आया प्लस, ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब है +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया। एक इलेक्ट्रॉन कहां से गया होगा? नाइट्रोजन से कि ऑक्सीजन से? जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन आता है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास आएगा। तो सर ये बताइए कि ये जो इलेक्ट्रॉन गया है ये हम कहां से जाता हुआ मानेंगे? नाइट्रोजन से। तो हम अब N ना लिखकर क्या लिखते? N+। तो जैसे ही हमने N+ लिखा मतलब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन थे कितने? 5। एक चला गया तो कितना बचा? 4। 4 अगर बचा और 2 ऑक्सीजन का पेट भरना है तो क्या यही NO2+ बनेगा सर? बोलिए। अब हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का बोलो, sp। बोलो भैया। यहां नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बोलो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो सिग्मा वाला ही माना जाता है, यानी नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। यहां भी क्या होगा? sp2। बात समझ में आ रही है? इधर आइए सर, तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp, इधर आओ भाई, NO3 माइनस, NO3 माइनस, माइनस अब देना है। एक इलेक्ट्रॉन आया, जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो कौन पहले पकड़ेगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या जो कम होगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और एक O को पहले से ही माइनस मिल चुका है इसलिए वो एक बॉन्ड बना के संतुष्ट है। यहाँ क्लियर है मामला? तो यहां से अगर बात की जाए तो डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O-। अब अगर बात की जाए तो नाइट्रोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्लियर है मामला? तो ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, यहां आयन में ये इंपॉर्टेंट बात है कि पॉजिटिव चार्ज किसके पास आएगा? जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और नेगेटिव चार्ज किसके पास आएगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। लिखा कहीं भी गया हो, ये घर में ऐसे समझिए कि जब खर्चे की बात आएगी तो पापा से कहा जाएगा। बात समझ रहे हैं? और जब सेविंग करने की बात आएगी, जैसे पापा अगर कहते कि आज हम 1 लाख रुपए लेके आए हैं, ये 1 लाख रुपए हैं, तो मम्मी तुरंत क्या कहेंगी कि लाओ इसको रख दें, तुरंत रख दें इसको, नहीं खर्चा हो जाएंगे। होगा? आपके मामा आपको 500 रुपए दे के जब बचपन में जाते थे तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपके सामने आता था, वो है आपकी मदर, और वो कहते थे कि लाओ इसको रख दें, लाओ। बोलो भैया। कुछ बच्चे ज्यादा चालाक होते थे, नहीं मानते थे, तो उनको 500 के बदले 5 रुपए वाला नोट दे दिया जाता था कि लो बेटा इसको समझो। और अगर आप उतना पैसा कभी घर में वापस मांग लो तो आज आप अमीर होते, आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जितना पैसा आपको मिला है सर, कि बहुआ बिटिया करके आदमी 100-50 ये, और वो हमेशा कहा जाता है कि इन पैसों को उठा के हम क्या कर रहे हैं? सेविंग्स में डाल दे रहे हैं। एक्चुअली में वो किसी प्रकार की कोई सेविंग होती ही नहीं है, दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है वो सेविंग। NO2+ और NO3-, ये नाइट्रोनियम है और ये नाइट्रेट है। याद रखिएगा, चार्ज वाले स्ट्रक्चर बनाते समय प्लस का मतलब जितना प्लस है उतना इलेक्ट्रॉन चला गया है, जितना माइनस है उतना इलेक्ट्रॉन आ गया है। इलेक्ट्रॉन जब भी हमारे पास आएगा हम उसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को देंगे। इलेक्ट्रॉन जब भी हमारे पास से जाएगा हम उसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से निकालेंगे। तो ये बात गलत हो गई अगर कोई कहे कि चार्ज जो आता है प्लस या माइनस, इलेक्ट्रॉन हमेशा सेंटर एटम को दिया या निकाला जाता है। ऐसा नहीं है सर, यहाँ सेंटर एटम से निकाल लिया गया है, लेकिन जब मिलने की बारी आई तो सेंटर एटम से पूछा भी नहीं गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन आपके लिए बार बार समस्या बनेगा सर। आप कुछ ऑक्सीजन बना लीजिए जिससे आपको कभी गड़बड़ नहीं होगी। ऑक्सीजन आपको, ये एक आर्टिकल ही है, ऑक्सीजन कैसा दिखता है? जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसमें ऑक्सीजन या तो आपको डबल बॉन्ड O के रूप में दिखेगा, या अगर हाइड्रोजन आया तो OH की तरीके दिखेगा। अरे बोलो ना यार,
हाइड्रोजन नहीं मिला तो ऑक्सीजन दो लोगों के बीच में जाके चला गया, जो हम लोगों ने पेरोक्साइड एरोक्साइड में पढ़ रखा था। इसी प्रकार से अगर ऑक्सीजन को कोई कभी नहीं मिला तो वो माइनस की फॉर्म में आया। अगर ये चार ही ऑक्सीजन है जो बार बार आपको देखने को मिलेंगे, तो अगर ये आपको कहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब आप सही बना रहे हैं। तो कभी चार्ज वार्ज अगर आएगा तो इसी प्रकार का O माइनस आपको बनाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन के केस में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कभी हाइड्रोजन आ गया तो ऑक्सीजन की समस्या कम हो जाती है और वो तुरंत OH की फॉर्म में आने लगता है। क्लियर है ना? तब आप डबल बॉन्ड O नहीं बनाएंगे। हाँ, अगर ऑक्सीजन अकेला है तो फिर आपको डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना 2 इलेक्ट्रॉन दिए उसका काम चलने वाला नहीं है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। कल आपकी क्लास जो है वो वही सेम टाइम 3 बजे रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग 3 ही बजे होती है ना? तुमको नहीं पता है? दुनिया बदल गई है गुरु। हाँ, बहुत कुछ बदलाव हो गया है यहाँ पे।